नमस्कार सभी साथियों को। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यूए के इस सार बैच के अंदर। आप एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर है आप लोगों को और दिखाई भी ठीक दे रहा होगा? ये मेरे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है यही शिवरामन की कहानी, इसी को आज हम देखेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो वही गरीबी, जो मैंने कल आपके साथ में डिस्कस करा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कुछ हेडिंग्स डाल लीजिए। जा जहाँ मैंने कल छोड़ा था, मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट आयाम या डायमेंशंस की मैं बात बता रही थी आपके साथ में, कि गरीबी के कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ आयाम होते हैं, है ना। तो वहां तक की सभी बातें क्लियर हैं जो मैंने आपको लैंडलेसनेस बताया था। तो एक बच्चा था जिसका डाउट था ये कि जो गांव है, गांव के अंदर तो किसान है ना, तो उनका ये कहना था कि वहां पर तो भूमिहीनता नहीं है ना। वहां पर भूमिहीनता नहीं है, यानी सबके पास में जमीनें हैं, तो फिर वहां क्यों गरीबी है? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग किसान हैं उनकी भी एक बार को ठीक स्थिति है, मतलब ठीक इन द सेंस कि एटलीस्ट दे आर बेटर देन जिनके पास में जमीनें ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया था भूमिहीनता वालों की बात। भूमिहीन किसको कहा जाता है? जिसके पास भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है ना, उसको भूमिहीन कहा जाएगा। तो उसकी जो परिस्थिति है, जिसके पास भूमि का एक भी टुकड़ा नहीं है, वह व्यक्ति क्या करे? आप बताएं मुझे कि वह व्यक्ति इनकम जनरेट करने के लिए क्या करे वो? ऐसा तो मजदूरी करेगा, उसके सामने रास्ता बचता है मजदूरी वाला। तो मजदूरी का जब रास्ता बचेगा, मजदूरी में मैंने आपको लिखवाया था कि ज्यादा पैसे नहीं मिलते। यदि हम मनरेगा से पहले की बात करें तो हिसाब बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली थी। ठीक है, यहाँ पर जब हम मजदूरी मनरेगा के बाद देखते हैं और पहले देखते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। तो सरकार ने इसीलिए मनरेगा को लाया ताकि लोगों को एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेड अमाउंट मिल सके। ओके, ये चीज है। सारे डाउट लूंगी आप लोगों के, परेशान मत होइए। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है ना। तो क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। हाँ जी। एक बच्चे कह रहे हैं विलासिता क्या होता है, उसका भी लूंगी डाउट, है ना। डाउट है कुछ आप लोगों के। अच्छा, क्या किया करें ना, एक एक और मेरी दिमाग में एक चीज आई है, क्योंकि आप लोग सब नए हैं, तो आप क्या किया करें, आप ना अपने जो आपके डिफिकल्ट वर्ड हैं या आपके जो डाउट है, आप क्या किया करें, उन्हें पहले दिन कमेंट में करो और ये कहना कि मैम इसे कल क्लास में बता देना, तो आई विल नोट इट डाउन। और कल मैं आप लोगों के कमेंट के भी आंसर नहीं कर पाई, रात वाले अब कर दूंगी दिन में। रात दरअसल मेरी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब थी, है ना। तो मैं यहाँ पर आपके जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं उनको लिख ले रही हूँ, है ना। विलासिता, विलासिता क्या होता है? वही विलासिता, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि टाइप्स ऑफ पॉवर्टी बता दो। पहले आपके इन डाउट पे काम कर लेती हूँ। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, दो चीजें आपने बताई है ना। बाकी के कमेंट हम वहां पे देख लिया करेंगे। देखो बच्चे, विलासिता का मतलब होता है लग्जरी। विलासिता का मतलब होता है लग्जरी, यानी लग्जरी। हिंदी में लिख देती हूँ आपके लिए, लग्जरी। सुना है ये शब्द, लग्जरी? सुना है ये शब्द? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे आप किसी नॉर्मल होटल में जाएं, ओके, और आप किसी ऐसे टॉप टॉप उसमें जाएं, ठीक है, आप किसी टॉप होटल में जाएं। मैंने कहा अरे भाई मजा ही आ गया, बहुत लग्जीरियस था वहां पे। या मैंने कहा कि एक लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, यानी जब हम विलासिता की जिंदगी जिएंगे, विलासिता, जब हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे, ठीक है, सारे शौक पूरे करेंगे, ठीक है। शौक क्या है? किसी ने पूछा आपसे आपके शौक क्या हैं, तो आपने कहा मेरे शौक है लग्जीरियस लाइफ जीना, यानी कई लाख का हाथ में फोन हो मेरे, कई लाख की गाड़ी हो करोड़ों की, जूता हो एकदम से बढ़िया 50-60 हज़ार का, ठीक है, शर्ट हो कम से कम लाख रुपए की, ठीक है। तो ये सारी, एक तो हो गया भाई जीवन जीने के लिए हम चीजें कर रहे हैं, तो अगर मैंने कपड़ा 50 रुपए का भी पहना
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। 50 रुपए का कपड़ा भी तन को ढक रहा है, तो वो तो हो गया मौलिक, वो तो हो गया बच्चे मौलिक, लिख लेंगे कहीं पर, है ना। तो वो तो हो गया मौलिक, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, यानी कि तन ढकने के लिए कपड़ा, दिस इज वेरी सफिशियंट, वो मेरे लिए सफिशियंट है कि भाई मेरा तन ढक गया। दूसरा है कि तन ढके, पर ढके ऐसे से कि मतलब मन ही भावुक हो जाए, है मतलब ऐसा कि 1 लाख 2 लाख की शर्ट पहने हम लोग, तो उसी को लग्जीरियस कहते हैं बच्चे, है ना। मैंने कहा कि मुझे खाना खाना है तो कोई 2 रोटी चावल सब्जी दे दे मुझे, तो मेरा हो गया खाना, ठीक है। पर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो घी भुने चावल ही खाने हैं, ठीक है, मार मुझे तो एकदम से लाखों का तो पानी होना चाहिए मेरे लिए, एकदम मिनरल वाटर। कुछ लोग देखे होंगे आपने, हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं कुछ फॉरेन कंट्रीज से, विदेशों से, मतलब पानी लेके आते हैं, क्यों, उन्हें सूट नहीं करता, बोला उनका गला बहुत सेंसिटिव हो चुका है, तो उन्हें सूट नहीं करता। अरे कैसे नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं लग्जीरियस, है ना। देखो आपको यात्रा करनी है, तो कोई बंदा जो है अलग क्लास में बैठा है, जैसे आप उसमें देखें, रेल में ही देखें, एक बंदा है यात्रा ही तो करनी है, स्लीपर में बैठ के जा रहा है, एक है जो जनरल क्लास में बैठ के जा रहा है, ठीक है। एक बंदा है जो थर्ड एसी में बैठा है, एक है सेकंड में, एक फर्स्ट एसी में, एक उससे भी आगे निकल गया, एक कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल जो है, जो सबसे महंगा राजधानी में भी सबसे महंगा होगा उसमें। तो यानी कि आराम में रह करके चीजों को करना, हमें आराम किस में मिला उसको हम विलासिता कहते हैं। जैसे पहले जो आपने सुना होगा ना हिस्ट्री पढ़ते हुए, कि वह वह जो राजा था वो भोग विलास की जिंदगी जिया करता था, यानी 10 दासियां नाच रही हैं रात दिन, 2 पंखे कर रहे हैं ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, कुत्ते पाल रखे हैं बढ़िया बढ़िया ब्रीड के, है ना, और जो मार एकदम से सोने का मुकुट पहन के और सोने के बेड पे सो रहे हैं, सोने के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। तो वो भोग विलास, उसी में उन्होंने अपनी जो है सारी जिंदगी, उसी में पैसा एंड ऑल वो सारी चीजें जो है खराब करने का काम किया, है ना। ठीक है, तो लग्जरी समझ आ गया। एक बच्चा पूछ रहा है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या है। बच्चों 2 तरीके की मैंने बताई थी, आप एक बार क्लास दोबारा से रिपीट कर लेना। एक मैंने बताया था निरपेक्ष, और एक बताया था सापेक्ष, है ना। तो निरपेक्ष का मतलब हुआ कि जब कोई एब्सोल्यूट रूप से गरीब हो, यानी कि जो व्यक्ति अपनी अपनी जो मूलभूत मूलभूत जरूरतें हैं, जो उसकी बेसिक नीड्स है, खाना पीना स्वास्थ्य और एजुकेशन वगैरह, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उस व्यक्ति को गरीब कहेंगे, हु ठीक है। ये यहाँ पर भाई जनरल बोला मैंने, ऐसी बात नहीं है, जनरल बोला नहीं मैंने, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी हुई जो व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर रहा है। मान लो कहीं ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है, खाना ही नहीं उससे मिल पा रहा है, शेल्टर नहीं है, उसकी छत नहीं है उसके पास, खाना नहीं है उसके पास में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इस गरीबी को हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं ना, इस गरीबी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। यानी कि कंप्लीट तौर पर जो व्यक्ति गरीब है उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष होता है कि इसकी तुलना में ये, है ना, मतलब इसके पास कुछ चीजें हैं, कुछ संसाधन हैं, इसके पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो जब ये अपनी तुलना किसी और से करे, यानी कि यहाँ पर इसे एक एक तरीके के हम तुलनात्मक गरीबी के तौर पर देखते हैं, कि ये व्यक्ति किसी और से जो जो कि वो भी गरीबी है ना। कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 रोटी खा पाता हूँ, ठीक है, तो तीसरा कह रहा है कि हम रोटी के साथ में दाल भी खा पाते हैं, तो यानी कि दाल वाले से वो दूसरा गरीब है ना। तो ये वाली चीज है, तो ये बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा है, और ये जो व्यक्ति है बेसिक एटलीस्ट पूरी कर पा रहा होगा, बट इस ये जो व्यक्ति है ये इसकी तुलना में गरीब है, ऐसा आप मान के चलिए, ठीक है जी। ये समझ में आया। ये मैं आपको बिल्कुल लाइव चीजें बता रही हूँ। कई बार किताबी भाषा बहुत टफ होती है, ठीक है। किताबी भाषा क्या होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, खास तौर पर हम बात करें इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखोगे कि जो बुकिश लैंग्वेज है वो बहुत टफ है ना। तो इसलिए बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको धीमे धीमे चीज़ों को समझाऊं, और समझते हुए आप आगे की तरफ चलेंगे भी, ओके। और आज ना 11 बजे एक क्लास मेरी होती है यूट्यूब पर, क्वेश्चन आंसर वाली। तो यदि आप चाहते हैं तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, थोड़ा देखेंगे कि प्रश्न कैसे बना करते हैं, है ना। चलिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा जो हमारा डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी चल रहा था, वहीं से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। गरीबी के आयाम मैंने कल बताया था, जो बच्चे आज नई तरीके से हमें ज्वाइन किए हैं
वो प्लीज़ एक बार कल वाली क्लास ज़रूर देखिए, क्योंकि आज पार्ट सेकंड है उसका। ओके जी। कुछ बच्चे हैं जो बेचारे आज पहली बार ज्वाइन किए होंगे और आज हमारी तबीयत जो है बहुत अच्छी नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से थर्ड नंबर पर हम थे। ठीक है, एक बार बताएंगे कल वाले बच्चे। मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, है ना। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बताई थी। एक बताया होगा मैंने लैंडलेसनेस यानी कि भूमिहीनता की स्थिति, और दूसरी मैंने आपको बताई होगी बेरोजगारी की स्थिति। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा थर्ड वाला आपके साथ में जुड़ रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं साइज ऑफ फैमिली या फिर परिवारों के आकार। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जनसंख्या भी आप इसे कह सकते हैं, या परिवार का आकार भी आप इसे कह सकते हैं। परिवार का आकार ये भी बहुत मतलब गरीबी के लिए ये भी एक साइज ऑफ फैमिली, ये भी एक बड़ी विकट स्थिति बन जाती है ना। साइज ऑफ फैमिली। ठीक बच्चों। ठीक है जी। चलिए, साइज ऑफ फैमिली, परिवार का आकार, यानी हमने कल एक कहानी पढ़ी थी। हमने उस कहानी के अंदर क्या पढ़ा? हमने कहा कि एक व्यक्ति है जो कि बेचारा 1500 रुपये में कहीं पर रोजगार में जुड़ा हुआ, 1500 रुपये महीना उसको मिलता है। परिवार के अंदर 4 बच्चे हैं और एक उनकी वाइफ है। तो 6 लोग तो ये हो गए, 2 बूढ़े माँ बाप जो कि गाँव के अंदर है। ठीक है, तो 6 लोग अगर यहीं पर, जैसे कल कुछ बच्चों ने मुझे सजेशन दिया कि इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या थी, बिल्कुल सही, यू आर सेइंग द राइट थिंग। बट उन्हें इतना नहीं पता है ना। हम यहाँ पर ये जो कहानियां पढ़ रहे हैं, ये कहानियां एक तरीके से अज्यूम करी हुई होती हैं, यानी कि पर आप ये अज्यूमेशन उस तरीके से है जैसा हम समाज के सामने देख रहे हैं। आपके मोहल्ले में देखिए कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर हमारे मोहल्ले में एक परिवार में 11 लड़कियां हैं और एक लड़का। यानी कि जब आप जनसंख्या वृद्धि पर ऐसे लिखें या जनसंख्या वृद्धि पर कोई लेख लिखे, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि पुत्र की चाह में इतनी पब्लिक पैदा हो गई है ना। पुत्र की चाह थी केवल 10वें नंबर पे या 11वें नंबर पर वो बेटा हो भी गया, फिर एक और की चाह थी। 12 बच्चे अपनी लाइफ में, मतलब कितना कष्ट उस औरत ने भी सहा होगा और कितना मतलब बर्डन है ये, है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हैं आप देखेंगे कि होती रहती है ना। तो इतनी जनसंख्या, एक परिवार में 12, बट वो अफोर्ड कर सकते थे, उनकी स्थिति ठीक थी। बट अधिकतर लोगों की स्थिति ठीक नहीं होती है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवार का बड़ा आकार, परिवार का बड़ा आकार उस स्थिति में, उस स्थिति में गरीबी का एक बड़ा कारण बन जाता है। गरीबी का एक बड़ा एक बड़ा कारण बन जाता है। एक बड़ा कारण बन जाता है जब बन जाता है जब परिवार के पास, परिवार के पास संपत्ति, जमीन जायदाद, जमीन जायदाद कम हो, कम हो या ना हो, या न हो। यानी बड़े परिवारों में, जहां पर बड़े परिवारों में जहां पर लोगों के पास जमीन जायदाद है, उनके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात उन्हें नहीं आती। मान लिया किसी के 500 बीघे जमीन है, 8 लड़के हो भी गए, तो क्या ही मुसीबत है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी के यहाँ पर जो है 2 बीघे जमीन है या है ही नहीं, उसके यहाँ पर घर में बच्चे पैदा हो जाए 8-9, तो उनके एजुकेशन तो आप छोड़ दीजिए, उनके स्वास्थ्य तो आप छोड़ दीजिए, उनके यहाँ पर 2 वक्त का खाना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो परिवार का आकार उस स्थिति में, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखवा रही हूँ। इफ यू वांट दैट कि आप मैं बुकिश वाली लिखवाऊँ तो मैं जरूर लिखवाऊंगी, ठीक है। अगर आप सरल समझना चाहते हो तो मैं आपको अपने मन से सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ। परिवार का बड़ा आकार यानी लार्ज साइज ऑफ द फैमिली
कब परेशानी बन जाती है? उस स्थिति में जब गरीबी का एक बड़ा कारण बन जाती है, जब परिवार के पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई लैंड पार्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा एसेट नहीं है, ठीक है, या अगर है तो कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये लोग तो गरीब रहेंगे ही, ये लोग तो गरीब रहेंगे ही, इनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी बच्चों गरीब रहेगी। क्यों? अब लिख लीजिए। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में वर्तमान पीढ़ी, ऐसी परिस्थिति में जो करंट जनरेशन है, यानी जो लोग हैं वहां पर, वर्तमान जो पीढ़ी है वह गरीबी का शिकार होती रहेगी, होती ही रहेगी। साथ ही साथ ही भविष्य भविष्य की पीढ़ियां भी इसका शिकार हो सकती हैं। मैं नहीं लिख रही हूं कि होंगी ही, हो सकती है, ठीक है, हो सकती हैं। यानी कि अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अगर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो वो हो सकती है। अब कोई ऐसा व्यक्ति की झोपड़ी में इस बार आपने एग्जाम्पल देखा, मेरठ के पास का एक व्यक्ति छप्पर पड़ा हुआ है उनके घर। छप्पर समझते हो? छान जिसको बोलते हैं। छान में पढ़ पढ़ के उसके वहीं अंदर चूल्हा था रखा हुआ, एक ही घर में कई सारे लोग, और वो व्यक्ति जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज उसने पास कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे कम ही एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि भविष्य की पीढ़ियां भी उसका शिकार रहेंगी, बट हाँ, अधिकतर परिवारों में ये चीज ट्रांसफर होगी ही होगी। भविष्य की पीढ़ियां भी गरीबी या अभाव, गरीबी या अभाव से त्रस्त हो सकती हैं। एक बात बता रही हूँ बहुत काम की, कि जब भी आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वहां पर यदि कोई चीज ऐसे आ जाए कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कोई स्टेटमेंट में ये है कि कोई भी नहीं, है ना, या ये है कि सब के सब, तो वहां पर हमें थोड़ा सा रुक के सोचने की आवश्यकता है। जैसे मंजू हमारे साथ, मंजू निषाद आपकी यहीं पे एक फ्रेंड, ये क्लासमेट है, ये हमारी स्टूडेंट रही हैं पिछले बैच की, तो इनको ये चीज़ें ये रिलेट कर पाती होंगी उन चीज़ों को, ठीक है, ये रिलेट कर पाती होंगी कि क्लासेस के अंदर कितनी चीज़ें डीप अर्थों में बताई गई, क्योंकि हमने खुद उस चीज़ को जिया है ना। तो जब भी कोई ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आएगी वो हमेशा गलत होगी, है ना। बाकी आप क्वेश्चन करते करते बीच में समझते चले जाएंगे, ठीक है जी। और शिवानी भी हमारी स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये चीजें समझ गए कि परिवार का बड़ा आकार यानी लार्ज साइज ऑफ द फैमिली, लार्ज साइज ऑफ द फैमिली उस स्थिति में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है, जब परिवार के पास में कुछ ना हो, जब परिवार के पास में कुछ ना हो, परिवार के पास में दिक्कत हो, अभाव हो, लैकिंग हो, है ना। जब परिवार के पास में जमीन जायदाद नहीं है, जब परिवार के पास में कुछ ऐसा जरिया नहीं है जिससे वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, जिससे वह अपने बच्चों को काबिल कर सके, तो इनका शिकार ये तो अभाव में रहेंगे, इनके पिताजी माताजी इसलिए रहेंगे क्योंकि उनके पास संपत्ति नहीं थी और बच्चे बहुत सारे पैदा हो गए, तो उन्होंने, जैसे हमने कल की कहानी में देखा, कि अपने बच्चे को भी काम पर भेज दिया है, अपने बच्चे को भी चाय की टपरी पे काम करने भेज दिया है कि 300 ही रुपए आए आए। तो जिस समय में वो बच्चे की उम्र थी पढ़ाई लिखाई की, जिस समय में उस बच्चे की उम्र थी पढ़ने की, कुछ सीखने की, अपने आप पर काम करने की, उस वक्त वो बच्चा गिलास मांज रहा है। तो अब वो जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में है, जिस तरीके के परिवेश में है, वहीं से बहुत सारी चीजें सीखेगा। और आज 300 मिलते हैं, 10 साल बाद 3000 रुपए मिलने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है 10,000 मिलने लगे, ताउम्र वो उसी 10,000 में अपने आप को पाएगा। जिस सामान का कीमत आज 1 रुपया था, जिस समय उसकी सैलरी 10 होगी, उस सामान का कीमत 100 होगा, यानी कि उसको
महंगाई के साथ में भी एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो वो कैसे सरवाइव करेगा? फिर उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उसको 50 तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। वो अपने ऊपर, उसके पिताजी की डेथ हो गई ना टीबी से, कल मैं कहानी जो सुना रही थी, टीबी से डेथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो कभी अपने ऊपर काम नहीं कर पाए, अपनी दवा नहीं कर पाए, दवा के अभाव में ही पिताजी की जो है उनके डेथ हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप रिलेट किया करें। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एक और यहां पर आ जाता है चाइल्ड लेबर का एंगल। चाइल्ड लेबर हमने कल ही देखा, बाल श्रम। बाल श्रम हमारे देश में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आंसर देना सभी बच्चे, राइट टू एजुकेशन, RTE, एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, RTI होता है बच्चों, एक होता है RTE। ठीक है, RTE एक तो हो गया राइट किसका, इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार, वो अलग बात है। ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। मुझे बताएं इसमें एज क्या है बच्चे की, इसमें एज क्या है, कौन बताएगा? संविधान के अंदर संशोधन हुआ, 86वां संशोधन, उससे हमारे देश के अंदर एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया। पॉलिटी के अंदर आप ये चीजें पढ़ोगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इन द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 21A, 21A में ये जोड़ा गया। ठीक है, तो बाल श्रम यहाँ पर निषेध है, बाल श्रम निषेध है, पर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गरीबी के कारण जिन बच्चों को, जिन बालकों को, जिन बाल, ऐसा यहाँ से शुरू करें, जिन बालकों को, जिन बालकों को स्कूल में शिक्षा हेतु जाना चाहिए या शिक्षा लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, गरीबी के कारण, गरीबी के कारण वे बच्चे मजदूर बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। इसके पीछे भी गरीबी कारण है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है पढ़ाने का बच्चों को, तो कोई बात नहीं, ऐसे सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो अनएजुकेटेड हैं, हम उन बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देंगे, सरकार ने कहा। पर गरीब ने कहा कि तुम तो दे दोगे एजुकेशन, मान रहा हूँ, किताबें भी दे दोगे, बढ़िया, पर मेरा बच्चा 500 रुपये महीना लेके आता है, वो कौन देगा? गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट के चैलेंजेस को देखो आप, सरकार के चैलेंजेस को देखो। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि ठीक, अब मैं ऐसे बिना जमीन के व्यक्ति को एक सैलरी दूंगा, 500 रुपये महीना। देखा आपने, वृद्धों को सैलरी, वृद्धों को पेंशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं उनको 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये 4 महीने में मिलते हैं। किसान सम्मान निधि योजना सुनी होगी ना आप लोगों ने। तो गवर्नमेंट उधर भी और इधर भी बैलेंस बनाने का कार्य कर रही है। गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से बर्डन बढ़ता है, पर सरकार चाह रही है कि हमारे देश के अंदर ऐसे युवक और युवतियां पैदा हों जो इनकी ये पीढ़ी तो खराब हुई, कोई बात नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियां इनकी सुधरे। तो जिन बालकों को स्कूल में शिक्षा लेनी चाहिए, गरीबी के कारण वे बच्चे मजदूर बन जाते हैं। बाल श्रम, बाल श्रम भारत की, भारत की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हालांकि, हालांकि इसके लिए, हालांकि इसके लिए कई
प्रावधान प्रोविजन कराए गए, प्रावधान यानी कई सारे एक्ट वगैरह, कई सारे कानून बनाए गए, प्रोविजन किए गए, परंतु परंतु आज भी ये एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, गंभीर मुद्दा बना हुआ है, यानी इट इज अ डेंजर कोज। आज भी ये एक डेंजर कोज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों की पूरी लाइफ जो है बेचारों की इसी में चली गई। हमने सकल और विलास दो की कहानी पढ़ी थी, उसके कहानी को पढ़ करके आपको क्या प्राप्त हुआ? यही प्राप्त हुआ कि अगर वो पढ़ लिख लेता तो इस तरीके से उसका स्वास्थ्य भी खराब ना होता और कई सारी बीमारियों से वो बच जाता और एक ठीक ठाक तरीके की रिस्पेक्टेड नौकरी भी कर पाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन भी बने हुए हैं, परंतु जब हम उन माता पिताओं से बात करते हैं या उनको देखते हैं तो हमें वही ठीक नजर आते हैं। क्योंकि यदि कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है तो इसके लिए वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, हम इसको नहीं, एक एक बच्चे को जा करके यदि हम देखते हैं तो उससे पूछते हैं बेटा तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते, फ्री में है स्कूल एजुकेशन, तो बताता है कि उसके फादर की डेथ हो गई थी। मैंने कई बच्चों से बात करने की कोशिश करी कि चलो तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दें। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के बहुत अच्छे हैं और आपको कुछ भी नहीं देना है, यूनिफॉर्म किताबें सब आपको वहीं से मिलेगा। बच्चे ने बोला कि उसके पिताजी कहीं किसी माइंस में काम करते थे और उसके पिताजी की कई साल पहले मौत हो चुकी है और उसकी मदर घर में अकेली है जिनको कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो वह भी काम नहीं कर सकती। घर में उससे भी छोटे दो बच्चे हैं, उस बच्चे की उम्र 8 साल, उस बच्चे की उम्र 8 से 9 साल है और घर में उससे भी छोटे दो बच्चे हैं, यानी कि 4 5 6 जो भी साल के होंगे। घर में एक माँ है जिसका स्वास्थ्य साथ में नहीं काम कर रहा है। ये बच्चा चाय की टपरी से, जो भी 9 साल की उम्र में आप क्या क्या काम करते थे, हमें पता है कि हम कोई काम नहीं करते थे। हम जो है जो काम हमें सौंप, हम मतलब मैं एक जनरल थिंग बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं खाली बैठ करके। ठीक है, काम मजदूरी करना तो एक अलग ही हो गया। तो 9 वर्ष की उम्र में वो बच्चा गरम गरम चाय उठाता है, गरम गरम केतलियां उठाता है और सबको सर्व करते हुए फिरता है। तो उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति को बहुत कम लोग समझ ही नहीं पाएंगे जिन्होंने इन चीजों को न देखा है न फेस किया। तो उसको नहीं चाहिए आरटी, उसको नहीं चाहिए राइट टू एजुकेशन। वो कह रहा है मेरे घर में मेरी माँ खाना जब खाती है जब मैं कुछ कमा करके लेके जाता हूँ। तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? उसकी परिस्थितियों ने उसको उस हाल में डाल दिया। और उस माँ की भी क्या गलती है? और वो पिता जो कि डेंजर गैसेस वगैरह का शिकार बना माइन के अंदर। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पानी वगैरह आ जाता है कई बार कोल कोल माइन में, वहां पर ऐसी ऐसी गैसेस बन जाती हैं जिनके कारण आदमी का दम घुट जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि उस बच्चे की मनोस्थिति, आप कभी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना, उस बच्चे की वो अपनी उम्र से पहले कितना बड़ा हो गया, उसको जिम्मेदारियों का आभास है। वो कह रहा है कि मतलब आप ठीक है अपनी जगह, अच्छा जिसके यहाँ चाय पे काम कर रहा है वो कह रहा है मेरे को तो डर लगता है कई बार पुलिस अगर आसपास से गुजर जाए, पर मैं इस बच्चे की परिस्थिति देखता हूँ, इसकी माँ आई थी मेरे पास और इस बच्चे की परिस्थिति देखता हूँ तो मुझे इलीगल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मैं लीगल नहीं कर रहा हूँ, बच्चे को बाल मजदूरी करा रहा हूँ, पर मैं क्या करूं, पर मैं क्या करूं? सही बात, समझ रहे हो? तो आप लोगों से मेरा यही एक निवेदन है कि अच्छे से पढ़िए, मौका मिला है बढ़िया से पढ़िए, अपने पूरे समय को पढ़ाई में लगाइए और आपके एक सिग्नेचर से न जाने कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं यदि आप सर्विस में जाते हैं तो। यकीन मानिए, आपके एक हस्ताक्षर से कितने लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। आप किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, नीति का निर्माण करेंगे, जब प्रशासक बनेंगे तो कई लाख लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। तो करिए इसके लिए प्रयास। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है निरक्षरता।
अगला लिखिए, क्या नंबर होगा ये? निरक्षरता। निरक्षरता, इलिटरेसी। इलिटरेसी, निरक्षरता, साक्षरता की कमी। साक्षरता की कमी या साक्षरता का अभाव गरीबी का एक बड़ा कारण बन। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति के पास में निरक्षरता होगी, जो व्यक्ति जो व्यक्ति गरीब होगा, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा। जो व्यक्ति गरीब होगा वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, है ना? तो गरीबी किसका कारण बनी? निरक्षरता का, यानी उसके बच्चे निरक्षर रह जाएंगे और ये निरक्षरता आगे पीढ़ी में गरीबी का कारण बनेगी। समझ पा रहे हो चक्र? गरीबी कारण बनी किसका? गरीबी कारण बनी निरक्षरता का, यानी जो व्यक्ति गरीब है वह साक्षरता नहीं ले पाएगा और जो व्यक्ति साक्षरता नहीं ले पा रहा है वह अगली पीढ़ी को गरीब बनाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, लिखें इसमें कि दूसरा, इनके अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं होता है। इनके अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं होता है। जो व्यक्ति गरीब है उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार दी तो हमारे बच्चे इस दंश को ना झेलें। कुछ के तो बच्चे ही महान हैं, कुछ के तो बच्चे ही महान हैं। माँ बाप की हथेलियों में, एड़ियों में बीवाइयां फटी हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं, पर बच्चों को मोबाइल में रील देखनी। बच्चों के उंगलियां घिस गई हैं रीलें देखते देखते। उन्हें कोई बीवाइयों से फर्क नहीं है, उन्हें माँ बाप के स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं। उनके माँ बाप चाहते हैं कि जो चीजें, जो कमियां हमने झेली हमारे बच्चे ना झेलें, पर बच्चों को व्हाट्सएप और रील चलाने से ही फुर्सत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप बना के दिया आरडब्ल्यूए ने कि लो इसमें अपने डाउट पूछ लेना, वहां पर लड़कियों की आईडी निकाल निकाल के उनको मैसेज करने से होश नहीं है। खबरदार, अगर कोई बच्चा है, कोई लड़का ऐसा मुझे मिला, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। समझ रहे हो आप? वहां उनको वहां मैसेज, हेलो हाय ये वो, अरे दैट इज जस्ट आईडी, किसी लड़के ने लड़की के नाम से बना रखी हो, क्या मिलेगा तुम्हें उनसे? है? पढ़ाई करो, पढ़ाई का मौका मिला है, सबको नहीं मिल पाता है। समझ रहे हो? निरक्षरता, गरीबी, यहाँ पर लिखेंगे कि गरीबी एक ऐसी परिस्थिति बना देती है, गरीबी गरीबी एक ऐसी परिस्थिति बना देती है या स्थिति पैदा करती है जहां जहां माता पिता माता पिता जहां माता पिता अपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित ही नहीं हो पाते, कोई मोटिवेशन ही इनके पास नहीं, प्रेरित नहीं हो पाते और ये स्वयं भी निरक्षर होते हैं तथा अधिकतर मामलों में अधिकतर मामलों में आने वाली पीढ़ियां भी, यानी सब में नहीं पर अधिकतर मामलों में, किसी किसी के माँ बाप तो मतलब बेचारे
कहते हैं कि बेटा किडनी है हमारे पास, किडनी बेच देंगे, तुम पढ़ो। जमीन का एक टुकड़ा है वो बेच देंगे, वो सब तुम्हारा है। गोविंद जायसवाल के पिता आपने देखे होंगे, सारी रिक्शा बेच दी। कहा कि ये घर जमीन जायदाद जो भी हमारे पास एक टुकड़ा दो टुकड़ा है, वो हमारे मरने के बाद भी तुम्हारा है, तो जीते हुए ही बेच देंगे, तुम्हारा तुम्हारे लिए उसको कर देंगे। तो बच्चे में भी तो वो कैलिबर दिखना चाहिए, बच्चे में भी तो वो उत्साह दिखना चाहिए, नहीं? आने वाली पीढ़ियों तथा अधिकतर मामलों में आने वाली पीढ़ियों को भी निरक्षर रहना पड़ता है, जिसका परिणाम परिणाम एवं जिसका कारण एवं परिणाम, जिसका कारण एवं परिणाम गरीबी है। इसका कारण भी गरीबी है और इसका रिजल्ट भी गरीबी है। यानी जो व्यक्ति जो व्यक्ति गरीब था वो व्यक्ति निरक्षर होगा, अधिकतर केसेस में, सब में नहीं। जो व्यक्ति निरक्षर था वह गरीब होगा, अधिकतर केसेस में, सब में नहीं। ठीक है? तो यानी गरीबी एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जहां पर पेरेंट्स के पास में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वह अपने बच्चों को प्रेरणा दे सके कि बच्चे तुम पढ़ो। वो खुद भी निरक्षर हैं और अपने बच्चों को भी निरक्षर ही छोड़ देते हैं, जिसका कारण भी गरीबी थी, इसलिए नहीं पढ़ पाए कि गरीब थे। कुछ बच्चे तो अमीरी में भी नहीं पढ़ पा रहे, वो अलग का है, हर जगह एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसका कारण भी गरीबी, इसका परिणाम भी गरीबी। आगे लिखेंगे स्वास्थ्य 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 या स्वास्थ्य या कुपोषण लिख दो आप। कुपोषण, मल न्यूट्रिशन, मल नरिश न्यूट्रिशन। आप लिखेंगे गरीबी के कारण, गरीबी के कारण परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्य अपनी स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते, ख्याल नहीं रख पाते तथा तथा भोजन भोजन की पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा व भोजन की अपर्याप्त मात्रा व पोषक तत्वों, पोषक तत्वों, ठीक है, इनसफिशिएंट क्वांटिटी, इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और पोषक तत्वों को आप लिख लोगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एलिमेंट, पोषक तत्वों का अभाव, अभाव उन्हें उन्हें कुपोषित कर देता है, कुपोषित बना देता है, कुपोषित बना देता है, जिसका जिसका प्रभाव उनकी उनके कार्य, भाई जो भी काम कर रहा है कोई आदमी, जो आदमी के अंदर मलनरिशमेंट है, कुपोषण है, वो आदमी जो भी काम करेगा वो उतनी पोटेंशियल से थोड़ा कर पाएगा, उसे ठीक से नहीं कर पाएगा, जिसका प्रभाव उनके कार्यों पर भी पड़ता है, कार्य पर भी
पड़ता है जो निम्न आय यानी लो इनकम का एक कारण बनेगा। जब आप थकते रहोगे, जब आप बैठे रहोगे, तो आपको जो है क्या होगा, सामने भाई दिख रहा है, सारी चीजें समझ आ रही हैं। यानी जो व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर पाएगा, बीच बीच में बैठता रहेगा, बीच बीच में बीमार पड़ता रहेगा, छुट्टियां लेता रहेगा, वो क्यों ले रहा है छुट्टियां, वो क्यों पड़ रहा है बीमार? क्योंकि वो बेचारा ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है तो बीमार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो काम कर रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, कर ही नहीं पाएगा। उसके हाथ में फावला दे दो आप और वो बीमार है, बार बार खांस खांस के बेहोश हो जा रहा है, लो उसका बीपी हो रहा है, तो जिसके यहाँ काम करने गया वो कहेगा बेटा कल से मत आना, तुम ये लो पकड़ो पूरे दिन का 50 रुपया, वैसे हम 250 देते हैं, पर तुमने काम ही कुछ नहीं किया। तो लो इनकम का कारण बनता है और ये वापस से गरीबी का कारण बन जाता है। समझ में आई बात? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत परेशानी? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे। तो ये जो कुपोषण है ये आगे भी आने वाली पीढ़ियों का भी विनाश ही करता है। यहाँ पर देखो, शिवरामन की कहानी में हम देखते हैं, शिवरामन को यदि हम देखें तो शिवरामन तमिलनाडु में रहता है। कहाँ पर रहता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु में, ये याद नहीं रखना कहाँ पे रहता है, बस इसकी चीज़ों को समझना है। करूर कस्बा है, वहाँ पर रहता है, कस्बा में रहता है। करूर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए? हैंडलूम के लिए। हैंडलूम यानी हथकरघा यानी वस्त्र आदि के निर्माण में, हथकरघा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है करूर। ठीक है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरामन की जो जाति है, शिवरामन की जाति है मोची, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपए प्रतिदिन, 50 रुपए पर डे के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो कितने हो गए भाई? 3000 हो जाते 100 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर कितने हो गए? 1500। 50 रुपए पर डे यानी 1500 रुपए महीना इसकी तनख्वाह हो गई। खेत में काम कर रहा है। यहीं पर आप देख सकते हैं, ये काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। तो ये किस तरीके की बेरोजगारी है बताएं? ये काम मात्र उसे 5 या 6 माह ही मिल पाता है, ही मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे और भी छोटे मोटे काम हैं, जिसमें शशिकला, उसकी पत्नी शशिकला भी काम करती है। ठीक है। 25 रुपए प्रतिदिन जो है, इस छोटे मोटे काम के लिए 25 रुपए प्रतिदिन भी उसे मिल पाते हैं। कितने? 25 रुपए पर डे जो छोटे मोटे काम करता है उसके लिए भी मिल जाते हैं। तो यानी कि ये कितने हो गए? यहाँ पर 1500 थे, 750 लगा लूं भाई, इतने ही होते हैं क्या? देख लेना एक बार, इतने ही तो होते होंगे। ठीक है, 750। ठीक है क्या मेरी गणित? ठीक है भाई। मौसमी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मौसमी बेरोजगारी है, मौसम में काम मिल रहा है, बाकी टाइम खाली बैठा है बेचारा। ठीक है, 25 रुपए पर डे वो और उसकी पत्नी शिवरामन और शशिकला मिलके जो काम कर रहे हैं छोटा मोटा, ठीक है, किसी के यहाँ कुछ छोटा मोटा काम आ गया तो ये दोनों मिलकर के इतना अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार का आकार देखेंगे आप, परिवार का आकार 8 सदस्य, 8 सदस्य। ठीक है। 65 वर्ष की विधवा माँ, यानी उसके फादर डेथ कर गए हैं। अब इसलिए कर गए होंगे क्योंकि उन्हें वहां पे पैसा ही नहीं होगा स्वास्थ्य आदि का। 65 वर्ष की लिखा है इसमें, विधवा माँ यानी फादर नहीं है, विधवा माँ। ये माँ भी क्या है, कहानी में लिखा है ये माँ भी बीमार है। 65 वर्ष की है विधवा माँ, यानी फादर कब डेथ कर गए पता नहीं। ठीक है। दूसरा, 25 साल की, 25 वर्ष की, बताइए
अब तो फिर भी एक तरीके की ठीक ठाक स्थिति चल गई, नहीं तो देश के अंदर 18, 20, 21, 22 साल में शादी कर दी जाती है। ये 25 साल की बैठी है अविवाहित बहन, 25 वर्ष की अविवाहित बहन, ठीक है। और ये जो बहन है और ये शशिकला, दोनों में नहीं बनती, ननंद भाभीियों में दंगा रहता है। नहीं, 1 से 16 वर्ष के बीच 4 बच्चे, बताइए 4 बच्चे। इसमें क्या है, 3 लड़कियां, 3 लड़कियां हैं और एक जो है लड़का है। इन 3 लड़कियों और एक लड़के में कोई भी विद्यालय नहीं जाता है। 25 सिस्टर नहीं है, 25 वर्ष की अविवाहित सिस्टर है। डोंट बी वेरी स्मार्ट, राइट? बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है वर्ष। ओके, ठीक है, चलिए। 1 से 16 वर्ष के बीच के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां, एक लड़का। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो लड़का है या लड़कियां हैं, कोई भी स्कूल नहीं जाता। अभी हमने जो पीछे सारे डायमेंशन पढ़े हैं, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? परिवार का आकार, इतनी कम तनख्वाह, यहाँ बीमारी, यहाँ पे स्कूल नहीं जाना, आ रहा है कुछ काम? याद आ रहा है कुछ कुछ? बताएं, याद आ रहा है कुछ कुछ? समझ आ गई मैं ये? समझ आ गई बात? डन, चले आगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो माँ है, माँ के अंदर जिजीविषा नहीं है। क्या होता है जिजीविषा? जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। कह रही, हे भगवान, तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है। नहीं, ये कह रही है कि मुझे ले जा, मैं क्या करूं इस पृथ्वी लोक में जी के, मेरे लिए यहाँ पर मतलब क्या ही है, मैंने जी ली अपनी जिंदगी जो जीनी, अब मुझे और दुख मत दिखा, ठीक है? बस ये इस लड़की की बस शादी मेरे सामने हो जाती, ठीक है, इस लड़की की शादी हो जाती इसके सामने, तो इसका जीवन सफल हो जाता बेचारी का। ये 4 बच्चे शिवरामन के हैं भाई, और किसके हैं? 4 बच्चे शिवरामन के। कहानी पढ़ के नहीं आते तुम लोग? एनसीईआरटी जो डाली थी उसमें ग्रुप में, करना धरना तुम्हें कुछ नहीं है, एक्सक्यूजेस बहुत है तुम्हारे पास, किताबें नहीं है, ही नहीं है, वो नहीं। जब डाला उसमें मैंने पीडीएफ, तो पढ़ के क्यों नहीं आते हो? पढ़ के आना कल से। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 से 16 साल के जो 4 बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जाते, और ये उनकी बुआ भी जो है कुंवारी है, और दादी जो है बीमार है। शिवरामन जो है और उसकी बीवी दोनों काम करके आते हैं, और फिर घर में बेचारे काम करते होंगे। खैर, यहाँ पर जो है कि इसकी शादी के लिए भी पैसे नहीं हैं, कोई लड़का भी नहीं ढूंढ पा रहा है, क्या करे? कहाँ से लड़का ढूंढ ले? उसे भी दान दहेज चाहिएगा, शादी ब्याह में कुछ तो खर्चा लगेगा। तो कह रहा है मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाया। शिवरामन की कहानी ये देखो, एक एक ये कमर में चिपका हुआ है, 2 और कहाँ है? 2, एक ये है, ये लड़का है, ये तो लड़का है शिवरामन का, ये शिवरामन है। ये माँ है जो कह रही है, जीवन को तड़प रही है बेचारी, कह रही है मुझे तो अब जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं चाहती, ठीक है? इसको नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहे हैं तुम्हें। ये जो है शिवरामन है, एक फिरकी लेके आए बच्चे के लिए मेले में से 1 रुपए की। ये इनकी एक लड़की है, ये इनकी एक लड़की है, और हो सकता है ये तीसरी हो, और ये जो है लड़का है चौथा, और ये शिवरामन की वाइफ है शशिकला, और ये बहन है, बहन घर में काम करती, ठीक है? कितने हो गए? 2, 4, 3, 7 और 1 8 हो गए। शिवरामन बेचारा परेशान है, कह रहे हैं मैं शहर में जाके भी पर्याप्त पैसा नहीं कमा सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूं? फिर भी बेटे को ही भेजना है विद्यालय, जा नहीं पा रहा है बेटा, ठीक? तो ये क्या है? ये सब कहानी है गरीबी की। ये सब कहानी किसकी है? गरीबी की। अब भारत में आप देख सकते हो 2001-2 का है हालांकि ये डाटा, एनसीईआरटी में जो आर्थिक सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि हमारे देश में निर्धनता का जो लेवल है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आप देखोगे ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर इतनी % जनता जो है गरीब है, निर्धनता रेखा से नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है?
यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पुअर पुअर पर्सन ये यहाँ पर कम है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम पीडीएफ वो डाउट ग्रुप से कैसे जुड़ें, तो आपको यहाँ पर RWA का एप्लीकेशन ओपन करना है, जिसमें आपकी ये क्लास चल रही है, ठीक है। जब आप ये ओपन कर लोगे तो यहाँ आप पेड कोर्स में आए, पेड कोर्स, ठीक। पेड कोर्स के बाद आप यहाँ पर आ गए NCERT सार बैच के अंदर, यहीं पे आओगे, फिर आपको ये हमारी फोटोज दिखाई देंगी बढ़िया बढ़िया। टीचर आपके 5 हैं, 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे 5 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आप देखोगे लाइव, जिसमें अभी आप है प्रकट हुए, और उसके बाद आप यहाँ पर आओगे टेलीग्राम में। तीसरा, लाइव की साइड में ही टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर आकर आप यहाँ जुड़ जाओगे टेलीग्राम चैनल से, और फिर आप ऐसे खटाखट चैट कर सकते हो हमें। रात को 8 से 10 बजे, रात को 8 से 10 बजे के बीच ही ये चैटिंग ओपन होती है। आप टैग कर दोगे, कल के मेरे पेंडिंग है, मैं अभी कर दूंगी उन्हें। ठीक है। और आज यहाँ पर आप देखेंगे 11 बजे यूट्यूब पर एक क्लास है मेरी, क्वेश्चन आंसर कराऊंगी मैं इसमें, तो देखना थोड़ा सा, अगर आप खाली हैं उस समय पर या आपके पास समय है तो आप उस वाली क्लास को जरूर अटेंड करना, ताकि नेचर ऑफ क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड। ये वाली नई एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक्स में हम नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 की एनसीईआरटी है। और कक्षा 9 की इस एनसीईआरटी के अंदर हम कल भी पॉवर्टी वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाए। ये चैप्टर नंबर 3 होगा मेरे हिसाब से, 3 है, हाँ। एनसीईआरटी जो क्लास 9th है हमारे पास में, उसका ये चैप्टर है, मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाली हुई है। चैप्टर नंबर 3, निर्धनता एक गरीबी, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक बच्चों, कल मिलेंगे आपसे। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए जी, एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, पीडीएफ डला हुआ है ऑलरेडी, किसी बच्चे से मांग लेना जिसके पास नहीं है, नहीं तो मुझसे। ठीक, समझ में आई बातें आपकी, समझ में आ गई सारी चीज़ें जी। सबका मोहिनी आपका कमेंट आ रहा है? चलो ठीक है, ओके जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।